नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, दुनिया में इस समय बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ट्रम्प साहब अपनी रॉ में लगातार बहते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में भारत के लिए भी कुछ चीजें दिख रही हैं। जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर के भारत में बात हो रही है, वो बड़ी अहम है, खास करके इस लिहाज से कि जब जिस तरीके से ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर के बात करते रहे, जिस तरीके से ट्रंप ने ये दावा किया कि भारत उनके साथ जीरो टैरिफ पर व्यापार करने को तैयार है, तो ये चीजें सामान्य नहीं है। और ऐसे में ये ट्रेड डील, अब निर्मला सीतारमन हो, जयशंकर हो या फिर पीयूष गोयल, दावे जितने बड़े भी करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने एक एक जो है वो नया आरोप गढ़ दिया है। वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, ये सारे लोग जितना भी सीना पीट रहे हैं पीट लें, लेकिन इन सबको झुकना होगा। 9 जुलाई की तारीख बड़ी अहम मानी जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस 9 जुलाई की तारीख को, राहुल गांधी के इस दावे को, और साथ में पीयूष गोयल या पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का दावा कर रही है? पीयूष गोयल तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई भारत में डेट के हिसाब से डील तय नहीं होती। ये डेट 9 जुलाई की जो है वो इसलिए भी अहम है सर। एक चीज का मैं और जिक्र कर दूं, प्रधानमंत्री इस समय दौरे पर हैं, और जिस तरीके के बड़े बड़े देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री जी निकले हुए हैं, जहां पर उनको 1 नंबर का सम्मान बता करके और 2 नंबर का सम्मान देकर के चूना लगा दिया जा रहा है, वैसे देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। और 9 जुलाई की जो डेट बताई जा रही है, जो वहां से पुथन्ना, जो पूरी कागज पत्तर जो पीयूष गोयल साहब लेके आ रहे हैं अमेरिका से, वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कब करेंगे, जब प्रधानमंत्री ऑलरेडी विदेशी दौरे पर हैं और 9 जुलाई की उस डेट तक वो दौरे पर हैं। अभी उनको ब्राजील जाना है, तो प्रधानमंत्री उस डील को समझेंगे कब, ये डील साइन कब होगी, या फिर जहां है वहीं भेज करके साइन करा ली जाएगी? समझना तो उनको वैसे भी कुछ नहीं है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आप जरूर से ज्यादा कई बार अपेक्षा करने लग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं इसको अनापेक्षित मानता हूँ। मोदी जी की जो प्रतिभा है और जो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो खुद बता चुके हैं आपको एक से ज्यादा बार। और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो कागजों के कितने बड़े बड़े पुलिंदे उनको दिखाए गए थे, और उन्होंने एक नजर में उसको देखिए ऐसे पढ़ा और वो रख दिया साइड में, और उसके बाद उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह की जो नॉन बायोलॉजिकल जो व्यक्तित्व है, उसको पढ़ाने लिखाने और समझाने की जरूरत नहीं होती। उसको सारी चीजों का पता है, ये मान के चलिए। आपने कई महत्वपूर्ण सवाल एक ही बात में उठा दिए, लेकिन इसकी अगर आप शुरुआत करना चाहें तो इसका, क्योंकि दर्शक साथियों के सामने एक बेसिक से शुरू करेंगे कि ये कहानी चली कहां से थी। ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत समेत तमाम देशों के ऊपर जो ट्रेड डील को लेकर के दबाव बनाने के लिए तमाम तरह का एक नाटक रचा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ का, अगर आपको ध्यान हो। और 2 अप्रैल को उन्होंने भारत से आयात पर 26% का अतिरिक्त जवाबी शुल्क लगा दिया, ये ध्यान होगा आपको। उसके बाद उनको भी आकाशवाणी हुई, वो भी लगभग नॉन बायोलॉजिकल होने की दिशा में है, वो भी आत्ममुग्धता का वही स्तर है उनका भी। तो उन्होंने क्या किया, फिर बाद में उसे 90 दिन के लिए टाल दिया, याद होगा, पूरी दुनिया के स्तर पर सस्पेंड कर दिया। तो जब सस्पेंड किया तो नई समय सीमा जो बनी भारत के लिए, वो 9 जुलाई बनी। फिलहाल 26% रेसिप्रोकल टैक्स उन्होंने लगा रखा है। अब हमारी लगातार उनसे बातचीत चल रही है, तो कभी वो अपनी तरफ से, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत जीरो टैरिफ पर सहमत हो गया है, भारत को एग्रीकल्चर में ये करना पड़ेगा, भारत को ऑटोमोबाइल में ये करना पड़ेगा, वो एक तरफा घोषणाएं वहां बैठ करके करते रहते हैं। और भारत वही कह पाता है जो पीयूष गोयल ने मैक्सिमम आज पहली बार कहा है, कि हम समय सीमा के साथ चलने वाले नहीं है, हम अपना हित देखेंगे। अगर राम प्रकाश जी इसको बहुत ब्रीफ में और टू दी पॉइंट देखें, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, इसका 2 लाइन का जवाब है, केवल 2 लाइन। ट्रंप बेसिकली एक बुली, और बुली व्यक्ति कौन सी भाषा समझता है? बुली हमेशा बाउंसर वाली ही भाषा समझता है। भारत से कहीं ज्यादा व्यापार चीन के साथ अमेरिका का है कि नहीं? उसके बावजूद चुपचाप चाइना के साथ एक तरफा ट्रेड डील की घोषणा करी या नहीं ट्रंप ने? क्यों करी? क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर के सब चीजों पे उन्होंने इनको लाल आंखें दिखाकर सीधा कर दिया। क्यों भी की हो तो कहीं बस ये कह दिया कि चाइना के साथ हमारी ट्रेड डील हो गई है। अगर उसका कुछ भी बताया तो आप बता दीजिए। अमेरिका में ऐसा होता नहीं, सब कुछ बताना पड़ता है सारा क्लियरली। कुछ नहीं बोले, क्यों? क्योंकि चाइना उनको बहुत सारी ऐसी चीजें देता है जिसके बिना उनका पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, चाहे ऑटोमोबाइल की बैटरी से लेकर के तमाम चीजें, रेयर अर्थ मटेरियल और उसमें तमाम जितने। तो चुपचाप ट्रंप बैठ गए, क्योंकि उन्होंने उससे ऊंची फ्रीक्वेंसी में और दबंगई वाली बात की। यही स्थिति आप पुतिन के साथ देखते होंगे। पुतिन 2-4 महीने में एक बार लाल आंखें दिखा देते, उसके बाद ट्रंप सीधे हो जाते।
और दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप को ओवल ऑफिस में बैठ के ये सारा काम कर चुके हैं। जेलेंस्की से लेकर के साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति लेकर तमाम राष्ट्राध्यक्ष, कनाडा के दोनों प्रधानमंत्री, पिछले भी ट्रूडो भी, नए वाले भी। उसके बाद भारत की बात जब आप करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने कभी बोलते नहीं, कभी नहीं बोलते। वो व्हाइट हाउस के बाहर हो या व्हाइट हाउस के अंदर हो, सारी दुनिया ने कैमरास पे देखा। उस स्थिति का फायदा उठाने के लिए एक तो कम्युनिकेशन का एक इशू है कि वो अंग्रेजी और वो हिंदी, वो तो अंग्रेजी को भी खारिज कर देते हैं ट्रंप। तो आपने देखा होगा एक जर्नलिस्ट हिंदुस्तानी ने सवाल पूछा, अनकंफर्टेबल था तो वो पास ऑन कर दिया। तो ट्रंप उस तरह के कलाकार आदमी है। मोदी जी उतना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो पाते, उनके सामने तमाम कारण होंगे, उनके व्यक्तिगत होंगे या जो भी। अमेरिका के साथ अगर आपको, और खासतौर पर ट्रंप के साथ अगर आपको डील करनी है, उसका बेस्ट तरीका क्या है कि एक तो आपको अपनी शर्तों के लिए मजबूती से अपनी बात रखनी पड़ेगी। आप बेशक चाइना वाली भाषा ना बोल पाए, रशिया वाली भाषा ना बोल पाए, लेकिन एक अगर आप स्ट्रॉन्ग विल दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर ट्रंप को पीछे झुकना पड़ेगा। लेकिन उस समस्या हमारी क्या है कि हमारे यहां से ऐसी कोई चीज उनको नहीं जाती जो उनको दुनिया में कहीं और से ना मिलती। चाइना के साथ वो चीज थी, रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर के तमाम चीजें, जो कि उसके अलावा कहीं से नहीं मिलती। तो ऐसे में भारत को और ज्यादा मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। और जो राहुल गांधी ने जो बात कही है ना, वो गलत नहीं कही है। अगर मोदी सरकार का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आप, खासतौर पे ट्रंप के साथ, तो एक से अनेक मामलों पर हर बार भारत सरकार कदम पीछे हटाते हुए दिखाई दी, कारण उसके जो भी हो सकते हैं। लेकिन मोदी कभी भी ट्रंप से आमने सामने की बात कभी नहीं कर पाते। आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देख लिया कि 18 बार वो जिस तरीके से अमेरिका, एयरफोर्स वन, गल्फ, G7, कोई ऐसा अवसर छोड़ा हो जब उन्होंने ये ना कहा हो कि सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर मैंने करवाया। हमेशा कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। 35 मिनट बात करके मोदी जी ने आंखों में आंखें डाल के 35 मिनट फोन पे जो बात की है ट्रंप साहब से, तो उसमें तो उन्होंने खारिज किया होगा ना सर? नहीं, वो विदेश सचिव ने बताया, भारत के विदेश सचिव ने बताया, भारत के विदेश मंत्री ने नहीं बताया, और प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं बताया। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में जाके क्या बताया कि ट्रंप मुझे लंच के लिए बुला रहे थे, मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे महाप्रभु की धरती पे आना था। तो उसमें एक लाइन और भी कह सकते थे, मैंने ट्रंप को यह भी बता दिया कि सीज फायर हमने और पाकिस्तान ने किया, ये नहीं कहा। तो आप समझ लीजिए एक लाइन का कहीं ना कहीं। और जैसे ही आपके विदेश सचिव का वीडियो आया, उसके 12 घंटे के बाद ट्रंप ने 1 घंटे में 2 बार ये कहा कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया। मोदी जी आज तक उस पर कुछ नहीं बोले हैं, जयशंकर कैटेगरी के लिए कुछ नहीं बोले। तो ये जो वीकनेस है कहीं ना कहीं, बेसिकली देखिए राहुल गांधी हैं विपक्ष के नेता, भारत का बुरा वो कभी नहीं चाहते, लेकिन उनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आप। आज तक 11 साल में मोदी सरकार के जिस नीति के बारे में उन्होंने जो घोषणा की है, जो बात की है, जो आशंका जाहिर की है, उसमें से एक भी गलत साबित होता आप बता दीजिए। चाइना और पाकिस्तान के साथ आने की बात उन्होंने फरवरी 2022 में संसद के पटल पे कही थी या नहीं कही थी? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नूह के अंदर सैकड़ों आर्मी ऑफिसर्स के बीच में उन्होंने कही थी चीन और पाकिस्तान साथ आएंगे, भारत अकेला पड़ेगा। 3 साल बाद वो घटना सच हुई या नहीं? 3.25 साल बाद। उसके बाद नोटबंदी का देख लीजिए आप, जितनी भी योजनाएं कृषि कानूनों को लेकर के देख लीजिए, और सारी बात छोड़ दीजिए, जातीय जनगणना, आरएसएस और बीजेपी आज तक 100 सालों से, आरएसएस और बीजेपी जब से बनी, इस चीज के खिलाफ थे सैद्धांतिक तौर पर। और कब उन्होंने घोषणा की जातिगत जनगणना की? हाँ भरने की। तो बेसिकली राहुल गांधी इनकी नब्ज को पकड़ते, समझते हैं वो कि ये किस दिशा में जाएंगे, और ये बोल्डली चीजों को फेस नहीं कर सकते जब इंटरनेशनल इश्यूज का मामला हो। चाइना के साथ जो राहुल गांधी ने कहा वो ना हुआ हो, अमेरिका के साथ जो कुछ उन्होंने कहा ना हुआ हो, हर एक इश्यू पर मोदी सरकार की जो फॉल्ट लाइन्स हैं, एक्सपोज करना अपोजिशन का काम वो करते रहे। और पीयूष गोयल का केवल ये कह देना कि हम अपनी शर्तों पर वो करेंगे, तो आपकी शर्त क्या है जरा वो तो बता दीजिए देश को। उस पर तो आप कभी मुंह ही नहीं खोलते। असली समस्या क्या है, मैंने एक छोटा सा चार्ट भेजा है अगर आप दर्शकों को दिखाना चाहें। हमारा सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी है हमारे कृषि क्षेत्र की, हमारी एमएसएमई की। अगर हमारे कृषि क्षेत्र में अमेरिका का सस्ता प्रोडक्ट आना शुरू हो गया तो हमारा किसान मारा जाएगा। वहां पर दाम बहुत सस्ते हैं, यहां पर हम अपने किसानों को बचाने के लिए एमएसपी देके सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर जीएम का और तमाम तरह के एथिकल इश्यूज भी आते हैं। तो उस सारी चीज को रोकने में हम कितने सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो राम प्रकाश जी एक सवाल है। मैं तो जो राहुल गांधी ने कहा उसका एक छोटा सा, अगर आप इजाजत देते हो, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। ट्रंप जब मोदी जी गए थे 12-13 फरवरी को, ट्रंप ने क्या कहा था कि भारत को अमेरिका से और ज्यादा एनर्जी खरीदनी चाहिए, F-35 खरीदना चाहिए। छोटी सी 2 ही बात बता रहा हूं, ज्यादा। F-35 को तो कबाड़ कौन कौन कह चुका है, एलन मस्क से लेकर सारी दुनिया कहती है।
उस घटना के बाद क्या हुआ, आप कल्पना करके देखिएगा। भारत को रशिया से सस्ता तेल लगातार मिल रहा था, 2-2.5 साल से लगातार, जब से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आप जानकर हैरान होंगे, जब से ट्रंप आए हैं तब से भारत अमेरिका से 30% सस्ता तेल महंगा तेल खरीद रहा है। रशिया से जो तेल हमें 30% सस्ता मिल सकता है, वो हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। और कितना बढ़ गया है, आपको आपको पता है आयात उसका? उसका आयात जो आज की तारीख में है, जो अमेरिका से आप खरीद रहे हैं, आप 1,69,000 मिलियन बैरल हर रोज खरीदते थे जनवरी से अप्रैल के बीच में, और आज आप कितना खरीद रहे हैं? ये इस समय 2,80,000 बैरल प्रतिदिन। और इसका जो हालत है, $15 अरब का आप एनर्जी खरीदते थे यूएस से, और ट्रंप की इस गिदड़ बबकी के बाद इस साल आपका वो जो है $25 अरब चला जाएगा। 15 अरब से 25 अरब महंगा भी खरीदेंगे आप, और दूर से भी लाएंगे। रशिया नजदीक है, गल्फ नजदीक है, लेकिन ट्रंप ने बाजू मरोड़ी और आपने ये काम शुरू कर दिया। 4,39,000 कच्चा बैरल, मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदा जा रहा है। मई 2025 में 2,80,000 बैरल प्रतिदिन। आप सोच के देखिए। तो ये ट्रंप ने अगर बाजू नहीं मरोड़ी तो क्या है कि आप महंगा तेल क्यों खरीदेंगे, और उसकी कीमत क्या स्टेट एक्सचेकर पर नहीं पड़ेगी? भारत का और उसका 2023 के अगर फिगर की आप बात करें अमेरिका और भारत के बीच में, तो भारत का ट्रेड सरप्लस 43.6 अरब डॉलर था। तो 10 बिलियन तो इसी में कम कर दिया आपने। तो इसका मतलब राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं ना, कि उनकी बातों के सामने लाल आंखें डाल के सीना तान के नहीं खड़ा हो पाते। नहीं तो कच्चा तेल आप महंगा क्यों खरीदेंगे, मुझे बता दीजिए आप क्या ये चीज चाइना के साथ कर सकता है ट्रंप? क्या वो रशिया के साथ कर सकता है? क्या किसी और सॉवरन देश के साथ कर सकता है? भारत के साथ क्यों कर पा रहा है? और मैं तो, राम प्रकाश जी, एक इस सारे को अगर छोड़ दे, राहुल गांधी ने क्या कहा और इन्होंने क्या कहा, मेरा ये सवाल ही नहीं है। मेरा तो एक जर्नलिस्ट के नाते कुछ और है। यहां राम प्रकाश जी सवाल व्यापार के घाटे का है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप 2 मिनट के लिए। सवाल है बाजार की पहुंच। बाजार की पहुंच टैरिफ परसेंटेज का भी नहीं है। सवाल यह कि भारत क्या अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और मूल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए हम आर्थिक विकास को बढ़ावा देते रहने की क्षमता अर्जित कर पाएंगे, इसको कायम रख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? सीधा सा सवाल है। टैरिफ तो 2% कम फालतू, उसका सवाल नहीं है। फैसले लेने की जो हमारी रणनीतिक स्वायत्ता है कि हम अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे। मुझे अपना एग्रीकल्चर सेक्टर बचाना है, मुझे अपने किसानों की मदद करनी है, मुझे अपने एमएसएमई को बचाना है, मुझे अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बचाना है। तो ये मेरी नेशनल प्रायोरिटीज। तो क्या ट्रंप की बाजू मोड़ने से क्या मैं इनके ऊपर समझौता कर लूंगा? और अगर मैं समझौता करता हूं तो क्या मेरे आर्थिक हित लॉन्ग टर्म में सुरक्षित है एज ए कंट्री? वो सारी चीजों के लिए यू हैव टू हैव ए विजन। उसके लिए आपका एक नजरिया होना चाहिए। उसको आप ऐसे नहीं पढ़ सकते जैसे मोदी जी पढ़ते हैं। उसके लिए आपको मुद्दों के बीच में घुसना पड़ेगा, चीजों की समझ डेवलप करनी पड़ेगी। और ये समझ ना होने का ही खामियाजा भारत लगातार 11 साल से भुगत रहा है। नहीं तो आप ट्रंप को एक लाइन तो कह ही सकते थे ना, कि भाई जब मुझे गल्फ से सस्ता तेल मिल रहा है, जब मुझे रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है, मैं आपका क्यों खरीदूं? लॉजिक की बात है या नहीं? क्यों खरीदना चाहिए बताइए? जब उन्होंने उनके मुंह पे ये कहा कि F-35 वी विल ऑफर, मोदी जी ने कुछ कहा? भारत का जो F-35, अगर भारत को कोई भी जहाज खरीदना है, उसके लिए एक बाकायदा लेड डाउन प्रोसीजर है। हु इज ट्रम्प टू टेल अस कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं? उनका वाणिज्य मंत्री क्या कहता है ओपनली? राहुल गांधी की स्टेटमेंट को आप हवा में मत मानिएगा। उनका जो ट्रेड मिनिस्टर है लुटनिक, उसने क्या कहा अमेरिका के? सोचिए, ध्यान से सोचिएगा। उसने कहा भारत को रशिया से हथियार नहीं खरीदने चाहिए, हार्डवेयर नहीं खरीदना चाहिए, अमेरिका से खरीदना चाहिए। तो ये आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर क्या है? हु आर दे टू टीच अस? हु आर दे टू गाइड अस? और क्या हमने उस बात का जवाब दिया आज तक? आज आके कह देते हैं कि हमारा जो है, जो पीयूष गोयल साहब क्या कह रहे हैं कि हम अपने हितों के हिसाब से करेंगे। तो आपका हित क्या है एक बार देश को वो भी तो बता दीजिए। कल रात को वो टीम वापस लौट आई है राजेश अग्रवाल वाली, अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बताया। ट्रंप जैसे बुली का, राम प्रकाश जी, एक ही तरीका है, साधारण तरीका है, कि उसको अभी लटकाओ मामले को, और एक छोटी सी मिनी डील करके छोड़ दो। जो जिन चीजों पर सहमति है ब्रॉडली, जिन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, उस पर चुपके से साइन कर लो, और फिर प्रेशर उसके ऊपर रहेगा। उसको फिर आप जब ट्रंप यहां पर आएंगे, इस साल के एंड में उनको आना है ना क्वाड के लिए, उस समय आप बात कर लीजिएगा। उस समय भारत में होंगे तो थोड़ा सा वो भी एक मनोवैज्ञानिक रहता है। लेकिन समस्या है कि हमारी प्रायोरिटीज हम तय नहीं कर रहे, अमेरिका तय कर रहा है। इसमें आप कोई कंफ्यूजन मत मानिए।
इसलिए राहुल गांधी ने जो कहा है, दैट हैज ए स्ट्रॉन्ग बेसिस, दैट हैज ए स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट, देयर आर सर्टेन प्रेसिडेंट्स, जिससे ये साबित होता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी आशंका प्रबल है। राहुल गांधी कभी नहीं चाहेंगे कि भारत का नुकसान हो आर्थिक, या मैं और आप भी कभी नहीं चाहेंगे एज ए नेशनलिस्ट। लेकिन जो मोदी सरकार की नीतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो दिखती हैं, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आशंका होती है ना कि भाई आपने इजराइल और ईरान के उसमें आप कहां खड़े थे, यू आर नोवेयर। हाँ। तो वो सारी चीजें सबको पता है कि सरकार का हित किसमें है भाई। अगर पीयूष गोयल या उनकी सरकार या पूरी सरकार का हित इसमें है कि किसी तरीके से अमेरिका में अडानी बच जाए, तो वो देश को बताने की क्या ही जरूरत है। इसी तरीके से जो कह रहे हैं कि अपनी शर्तों पे करेंगे, मान लीजिए पीयूष गोयल साहब अमेरिका में यही शर्त रख करके आए हो कि देखिए आप जो भी शर्त रखेंगे हम चुपचाप सिर झुका करके मान लेंगे, आप चाहे जितना कहिएगा हम विरोध नहीं करेंगे, तो वो शर्त क्यों बताने लगे वो देश को। तो इस तरीके की शर्तें भी तो पीयूष गोयल साहब रख सकते हैं, इन सब चीजों में तो वो लोग माहिर हैं। खैर, एक और चीज है सर, जो अभी बात हुई कृषि क्षेत्र की और ये सारी चीजें आपने बताई, अभी भाई किसानों के आत्महत्या करने का डेटा अभी अभी सामने आया है महाराष्ट्र के अंदर एक स्टेट का, वैसे तो लगातार आता ही रहता है। उसके बावजूद ये सारी डील्स, और उन सब में इंपॉर्टेंट ये कि सारे महत्वपूर्ण मौकों पर प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर रहते हैं। जब भी कोई बड़ा मौका होता है, देश के लोगों के साथ कुछ बड़ा होने वाला होता है या देश के लिए कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर होते हैं, और इस बार भी वो विदेशी दौरे पर ही हैं। क्या ये सब कुछ महज एक संयोग माना जाए या फिर ये सब प्लानिंग है? और अगर प्लानिंग ऐसी होती है तो क्यों क्यों महत्वपूर्ण मौकों पर प्रधानमंत्री जी को विदेश ही जाना अनिवार्य होता है? क्या कोई डर है जो उन्हें ये करने पर मजबूर करता है? चाहे वो डर उनको ये सारी चीजें ना समझ में आती हो, कम पढ़े लिखे हो, हालांकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की बात होती है उनकी, तो क्या माना जाए सबके पीछे, महज संयोग या प्लानिंग? राम प्रकाश जी, ये उनके जो काम करने की जो नायाब शैली है, उसका एक और अदद उदाहरण है कि वो किसी भी चीज के अंदर अपनी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिखाते भी नहीं, और हर चीज के अंदर नेसेसरी पार्टी वही होते हैं, उनके अलावा कोई नहीं होता है। ये इस पूरे देश को पता है कि मौजूदा भारत की सरकार, मोदी की सरकार, और जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां किसी के यहाँ भी पत्ता भी नहीं हिलता मोदी की इच्छा के बिना। इसको स्पष्ट रखिएगा आप फॉर ऑल टाइम्स। मोदी जी हैज ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर नॉट ओनली हिज गवर्नमेंट, on party, and to some extent RSS also. Let's there be no false pretext. Number one. Number two, ये जो चीज आपने कही वो बेसिकली किसी भी चीज की हिस्सेदारी डायरेक्ट नहीं दिखाना चाहेंगे जिसका पॉलिटिकल क्रेडिट की बजाय डिस्क्रेडिट के चांस हो, तो उससे हमेशा दूर रहते हैं। और जवाबदेही कभी उनकी कोई है ही नहीं, ना उनकी कोई जवाबदेही मांगता, ना उनसे कोई सवाल पूछता, ना कभी वो जवाब देते। तो अपने आप में वो एक यूनिक किस्म के हेड ऑफ स्टेट है कि अगर कुछ अच्छा हो जाए तो मोदी जी ने कर दिया, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मोदी जी तो कहीं नहीं है। नेहरू काम नहीं करने देते, विपक्ष काम नहीं करने देता। उनके पास तो उनकी तो स्टैंडर्ड फ्रेसोलॉजी है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की मुझे और आपको जरूरत नहीं। मोदी जी ने एक ऐसी यूनिक वर्किंग स्टाइल डेवलप किया इस देश के अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि उनकी सरकार किसी भी तरह की नुक्ताचीनी से ऊपर है। ना तो उनको कोई टू अकाउंट होल्ड करता है, ना कोई ऐसी किसी की मंशा है, और कोई कोशिश करे तो उसका उपचार कर दिया जाता है। तो आपने एक से अधिक मौकों पर देखा हो तमाम मुद्दों पर। तो मोदी जी ने एक यूनिक गवर्नेंस शैली अपनाई है, उसमें उनके किसी मंत्री को ये नहीं पता होता कि उसके महकमे में क्या हो रहा है। सारे के सारे फैसले ऊपर से आते हैं, ये सारे देश को पता है इस बात का। लेकिन जब भी कोई चीज आएगी कि जहां कुछ उल्टा होने की संभावना होगी, आप चुनाव में देखा कीजिए क्या है। जिस स्टेट के अंदर बीजेपी जीतने वाली हो वहां पर आपको मोदी जी दिखाई देंगे, और जहां कहीं 1% आशंका ये हो कि गड़बड़ हो सकती है, वहां पर तुरंत आपको नड्डा दिखाई देगा या उस स्टेट का लीडर दिखाई देगा। तो मोदी जी की इसी शैली को समझ लीजिए आप, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे गवर्नेंस में हो, सरकार में हो, विदेश नीति में हो, किसी भी फ्रंट पे देखिएगा कि मोदी जी अपना चेहरा केवल तभी दिखाएंगे जब जहां बल्ले बल्ले होंगे। और आपने कहा ना कि विदेश यात्रा उनको तो ये लगता है मुझे कि प्रधानमंत्री से कम उनको तो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट के तौर पर पीएम का 5 साल का मैंडेट नहीं मिला है, एक इंटरनेशनल पैकेज मिला हुआ है। जिस तरह के देशों में वो घूम रहे हैं, आप सोचिए, त्रिनाद और टोबैगो में गए हुए थे कल वो। आपको पता है उनकी आबादी कितनी है? आप प्रकाश जी हैरान रह जाएंगे, आप 15 लाख आबादी है त्रिनाद और टोबैगो की। और मोदी जी के 11 साल में एक त्रिनाद टोबैगो से ज्यादा लोग भारत छोड़ चुके हैं। 17 लाख लोग भारत छोड़ चुके हैं इन 11 सालों में, और मोदी जी वहां घूम रहे हैं। उनको बताया गया कि देश का टॉप ऑनर है, बाद में पता लगा ये तो सेकंड है।
तो वो जो पहले वाला कहाँ है, वो ब्राजील वाले ले गए, तो हमारे वालों ने सेकंड ले ली। बेसिकली क्या है कि ये जो इंटरनेशनल जेस्चर्स होते थे, उनको भी एक खास तरीके का ऑप्टिक्स बढ़ा दिए गए। वो किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो नरेंद्र मोदी का नहीं होता, वो भारत के प्रधानमंत्री का होता है। ये समझना पड़ेगा आपको। बीजेपी और उसकी आईटी सेल और ये तमाम इकोसिस्टम, ये मीडिया, ये ऐसा दिखाते हैं जैसे किसी को इससे पहले कभी मिला ही नहीं विदेशों में, केवल इन्हीं को मिला है। आज सुबह मैं देख रहा था नेहरू जी को कहां से क्या क्या मिला है, तो मेरी आंखें चुदी आ गई कि उस दौर में जब भारत का उस तरह का स्टेटस, जब तो हम नए नए देश आजाद हुए थे, उस समय उनको जो जो सम्मान मिले हैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के, फेडरेशन के चेयर्स के, कोई सोच भी नहीं सकता। तो इन्होंने एक सेल्फ मार्केटिंग के लिए जो एक लार्जर देन लाइफ डेवलप किया अपने आप को, और हकीकत जो राहुल गांधी ने कहा ना, उसमें कुछ भी अचंभा मुझे नहीं है। केवल और केवल ये देखिए, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आपको हमारे से तेल और एनर्जी और खरीदना चाहिए, और उसी समय 270% एनर्जी का इंपोर्ट हमारा बढ़ गया वहां से। जनवरी से लेकर अब तक भारत तेल और गैस, कच्चा तेल और गैस में 270% इंक्रीज हो गया अपने अमेरिका के साथ। क्यों भाई? इसका लॉजिक समझा दीजिए मुझे। क्या मोदी जी ने एक बार कहा कि नहीं हम अपने राष्ट्रीय हितों में देखेंगे? क्या पीयूष गोयल ने कहा ये बात? क्या वो बताएंगे कि जो $15 अरब का हम लेते थे वो $25 अरब कैसे हो गया? महंगा क्यों लें हम? दूर से क्यों लेकर के आए? हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है उससे, समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन नहीं, उसके बावजूद ये लोग राष्ट्रवाद के ठेकेदार भी यही, देश के सबसे बड़े रक्षक भी यही, और सवाल का जवाब ना कोई इनसे सवाल मांगता, ना कोई इसी को जवाब देते ही। बेसिकली क्या है कि जो ये असल में ट्रंप को डील करने का केवल एक ही तरीका है राम प्रकाश जी, और वो है वो भाषा जो उनके साथ शी जिनपिंग करते हैं। फोन पे भी आने के लिए 2 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अमेरिका को, तब फोन पे आते हैं। देखा आपने लगातार। और चाइना का विदेश मंत्रालय बाकायदा इस बात को प्रोपेगेट करता है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। आपने कभी भारत में सुना है? भारत की सरकार ये कहती है कि हमने किया सीज फायर, राष्ट्रपति कहते हैं ट्रंप 18 बार मैंने किया। सीज फायर हो रहा है भारत पाकिस्तान का, उसकी घोषणा कौन कर रहा है? ट्रंप। ट्रेड डील हो रही है भारत और अमेरिका के अंदर, भारत चुप है। कितनी बार ये कह चुके हैं कि फैंटास्टिक ट्रेड डील इज कमिंग, 0% पे इंडिया इज रेडी। भारत के किसी मच्छर ने भी आज तक उसको ये कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे? कहा क्या? अब वो कह रहे हैं कि भारत 0% टैरिफ पे भी व्यापार करने को तैयार है। भारत का हमने युद्ध विराम करा दिया व्यापार के नाम पर। यही राष्ट्रवाद था आपका, और आप जवाब नहीं दे पाते। ये आपका 56 इंची है। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? हाँ, वही मैं कह रहा था। अब जो राहुल गांधी ने कह दिया है ये बात, तो क्या अभी भी ये डील 9 तारीख को साइन होगी? और अब अगर ये डील 9 तारीख को साइन होती है, तो अब जैसे चुप चुप करके साइन कर लिया जाता है, या तमाम सारी डील्स धीरे से कर दी जाती हैं, बहुत बाद में कुछ खुलती हैं, कुछ नहीं भी खुल पाती हैं, तो अब तो ऐसा क्या संभव है कि डील धीरे से साइन हो जाए और उस पर जो है सरकार सब कुछ छुपा ले जा पाए? नहीं, सब कुछ बड़ा ये तो सारी पब्लिक की चीजें है बेसिकली। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर आप खोलेंगे तो भी स्पष्ट है, नहीं खोलेंगे तो भी स्पष्ट है। इसमें कोई बहुत ज्यादा चोरी चकारी की संभावना ज्यादा नहीं होती। वो अल्टीमेटली यहां से नहीं खुलेगी तो वहां से खुल जाएगी। आप अपना छुपाओगे वो खोल देंगे, वो तो होता ही है ऐसे। आपने गजब देखा होगा चाइना के मामले में अभी तक। वो तो खोलेंगे ही खोलेंगे, आप चाहे जितना छुपाइए वो तो खोलेंगे ही खोलेंगे। नहीं, वो तो बिना डील हुए ही वो तो ये कह रहे हैं कि 0% पे भारत तैयार, आप कर लीजिए क्या करेंगे, और आप चुप है। और फिर कह रहे हैं कि हम अपने समय के हिसाब से टाइमिंग देखेंगे। तो बेसिकली राहुल गांधी ने जो कहा है उसका एक पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इनकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज है, इनका कॉन्फिडेंस है, और जिस तरीके से ये ट्रंप को देखते ही चुप हो जाते हैं, वो सारी की सारी इसकी बैकग्राउंड है। ऐसी सूरत में मुझे ये लगता है कि पूरी की पूरी एग्जॉस्टिव डील होने की बजाय ये कोई एक छोटी मोटी डील करके, मिनी डील जिसको आप कह सकते हैं, या इंटरिम डील आप कह सकते हैं, उसको कर सकते हैं, ताकि 9 जुलाई तक वो बीमारी भी खत्म हो जाए, डेडलाइन सो कॉल्ड। ट्रंप की तो बेसिकली ईगो है, वो ईगो भी एड्रेस हो जाए। ट्रंप भारत का मानेंगे? सर, ट्रंप मानेंगे? देखिए, ट्रंप को मनाने का तो मैंने आपको बता दिया कि तरीका। ट्रंप तो घुटनों पे भी आएंगे अगर आपके पास वो वाली स्थिति हो तो, लेकिन आपकी वो स्थिति आपने बढ़ाई नहीं ना कभी। आप वो बुलाते हैं, आप उल्टे दौड़े। भाई देखिए, चाइना उनका पारंपरिक शत्रु है, पता है ना आपको, कंपटीटर। ट्रंप का इनॉग्रेशन था 20 जनवरी को, उन्होंने पर्सनली इनवाइट किया शी जिनपिंग को, गए क्या? वो बुलाने के बाद नहीं गए, और आप 1 महीने तक किस काम में लगे रहे कि कोई हमें इन्विटेशन दे दे। ये फर्क है, यही फर्क है जो आपकी स्टैंडिंग को प्रभावित करता है। इसको जो ये राष्ट्रवादी अंधभक्त जो थोड़ी देर में आपके यहाँ भी आने वाले हैं, आपकी सेवा में, मेरी सेवा में, उनको ये कभी समझ में नहीं आएगा। उनको तो जो ये दक्षिण अफ्रीकी देशों में मोदी जी जो भी बिहार का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, त्रिनिदाद में और सब जगह, उनको वो पसंद आता है
कि पूरे की पूरी संसद, पूरा कैबिनेट प्रधानमंत्री को वहां रिसीव कर रहा है एयरपोर्ट पर। अरे भले आदमी हो, वो भारत के प्रधानमंत्री का, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह होते तो भी, वो राम प्रकाश राय होते तो भी ऐसे ही स्वागत होना था वहां। वो छोटा सा देश है, भारत इतना बड़ा देश है, तो उसका एक वो सम्मान होता है। लेकिन इनको उसी, भारत चल रहा है उस ऑप्टिक्स से, भारत चल रहा है उस थिएट्रिक्स से, भारत का डंका बज रहा है भारत के मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में उठा करके देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी अब कहां जाएंगे इसके बाद? ब्राजील जाएंगे। किस लिए? ब्रिक्स में जाएंगे ना। वहां पर कोई शी जिनपिंग आ रहे हैं क्या? पुतिन आ रहे हैं क्या? हम क्यों जा रहे हैं फिर? बता दीजिए इसका जवाब। पूरी बीजेपी बता दे। क्योंकि आपको एक इंटरनेशनल ट्रेवल पैकेज मिला है, तो आप उसका आनंद उठा रहे हैं। 4 जगह और साइट सीइंग करेंगे, बढ़िया कैमरे की फोटोग्राफी होगी, और आपकी जो फोटो लाइब्रेरी है, वीडियो लाइब्रेरी और रिच हो जाएगी। इसमें भारत का इंटरेस्ट कहां है? जब तक उन हेड ऑफ स्टेट वो नहीं आए, आप क्यों जा रहे हैं? आपका भी विदेश मंत्री चला जाता, आपका भी कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर देता। व्हाई यू आर गोइंग एंड व्हाई दोज आर नॉट कमिंग? कोई जवाब है? राष्ट्रवाद है, डंका बज रहा है, सुनते रहिए, आनंद लीजिए। ट्रेड डील के मामले में भी ये तो कुछ बताने वाले हैं नहीं, किसी भी दिन वो घोषणा कर देगा। कोई ट्रेड डील होने से पहले भी कर सकता है ट्रम्प कि हाँ हो गया है, जाइए आप। और आपकी तो ये भी मजाल नहीं है कि आप ये कहने के नहीं हुआ है। अब तक देख लीजिए, सिंदूर वाला जो सीज फायर था, अब तक प्रधानमंत्री बोले हो तो बता दीजिए। तो राहुल गांधी ने जो इनका जो करेक्टर स्केच ड्रॉ किया है, वो इन्होंने अपने ही एक्शन से प्रूव किया है टाइम एंड अगेन। कि इनके दावे बड़बोले होते हैं, हकीकत में जब आप देखते हो तो सब कुछ खोखला होता है। और खासतौर पर अमेरिका के मामले में भारत ने जिस तरीके से अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो पिछले जब से ट्रंप आए हैं उसको कंप्लीटली कंप्रोमाइज कर दिया है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। पहला विषय चाइना का और पाकिस्तान के एक आने का था, वो कल डिप्टी चीफ ने प्रूव कर दिया, कह दिया कि वो दोनों साथ थे। राहुल गांधी ने वो बात फरवरी 2022 में संसद में कही थी। उसके बाद आपको ध्यान होगा हरियाणा में कही थी, नूह के अंदर फौजी अफसरों के साथ, तब समझ में नहीं आया इनको। और ये सब होने के बावजूद भी आप सोचिए कमजोरी कहां होती। 10 तारीख को सीज फायर हुआ, सबको ये, भारत सरकार को पता था ना कि चाइना का क्या रोल है। उसके बाद भी डोवल कहां गए हुए थे? 17 तारीख को अडानी कहां गए हुए थे? चाइना गए हुए थे। तो आप समझ लीजिए दिखाते क्या है, हकीकत क्या है। बिल्कुल। उसमें भी ये बड़ा सवाल है कि ये सारे विषय प्रधानमंत्री जी को कितना समझ में आते हैं। अगर समझ में आते हैं और उसके बाद भी ये चीजें होती हैं, तो फिर ये बहुत गंभीर से भी ज्यादा गंभीर सवाल ये हो जाता है कि देश के लोगों को दांव पर लगा करके ये डील्स क्यों की जा रही हैं। ट्रम्प साहब को खुश करना आपकी ऐसी मजबूरी क्यों बन चुकी है? क्या ऐसी जरूरतें हैं, क्या ऐसी कमजोरियां हैं, क्या ऐसे डर हैं, या क्या ऐसे दबी हुई नसें हैं जिसको ट्रम्प साहब लगातार दबाते जा रहे हैं और आप अपनी गर्दन झुकाते चले जा रहे हैं? 56 इंच का सीना सिकुड़ करके जो है वो 6 इंच का होने के कगार पर आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।